हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बच्चों, आपको जिस चीज़ का इंतजार था आज वो ख़त्म हुआ। अब हम केमिस्ट्री के यानी हमने फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। और मैं आपको आपको रेगुलर रेगुलर का मतलब है कोशिश करूंगा आपका कोर्स जो है अच्छे तरीके से ख़त्म हो, टाइम मिले आपको पूरा। तो अब हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सो इजी चैप्टर आई थिंक। एंड द नाउ वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ लेसन 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू हो चुका है। तो देखिए, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो अभी स्टार्ट होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल, यहां से करते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी किसी एक केमिकल का या केमिकल सब्सटेंस का चेंज होना, ट्रांसफॉर्म होना, बदलना किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में क्या कहा जाता है बेटा? केमिकल रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन पर जंग लगना। सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी दूध का दही में बदलना। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। रेस्पिरेशन, श्वसन, CO2 को एक्सिल करना एंड O2 को इनहेल करना। तो इन्हें केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस, अब मैं थोड़ा स्लो पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इन अ केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फाउंड विच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन ए प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। दोबारा सुनिए कि इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन में, मैं इसको साफ कर देता हूं। तो इन ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में ए न्यू सब्सटेंस, एक नया पदार्थ या नया सब्सटेंस फाउंड बनता है विच इज कंप्लीटली डिफरेंट, जो पूरी तरह से कैसा होगा? अलग होगा। किससे? प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। यानी ओरिजिनल सब्सटेंस या ओरिजिनल जो केमिकल है वो या उसकी क्वालिटीज पूरी तरह से अलग होंगी। कब? जब एक नया केमिकल सब्सटेंस बनेगा। यही चीज क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन। यही क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, यानी उसमें क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। दोबारा सुन लीजिए कि केमिकल रिएक्शन में, या केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाएगा कि वो ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी न्यू के साथ। ठीक है, यानी न्यू जब केमिकल रिएक्शन के बाद न्यू कंपाउंड बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा, तो वो डिफरेंट होगा बिल्कुल ओरिजिनल से। नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, यानी वे पदार्थ जो भाग लेते हैं इन केमिकल रिएक्शन में, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्या कहलाते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स। अभी कारक बोलते हैं जिन्हें हिंदी में। यानी वे पदार्थ या वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्ट लेते हैं, वही क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस, अब रिएक्टेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया केमिकलों ने, वो प्रोड्यूस करते हैं नया सब्सटेंस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शन के द्वारा। वो क्या कहलाते हैं बेटा? प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो जो भाग लेते हैं केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट, और रिजल्ट जो निकल कर आता है नए कंपाउंड के रूप में, या नया कंपाउंड जो बनता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर, यानी वायु की उपस्थिति में, मैग्नीशियम का जलना क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एग्जाम्पल इसी को क्यों लिया है? क्योंकि आता भी है और आपके चैप्टर में पहले पेज पर ही दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात यह आती है, इसमें एक चीज समझने की है कि बिफोर बर्निंग, यानी जलाने से पहले, है ना, एयर में द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड, यानी मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है? पत्ती को साफ किया जाता है बाय रबिंग, घिस करके, विद सैंड पेपर। किसके द्वारा? रेगमाल के द्वारा। दिस इज डन, यह किया जाता है रिमूव, हटाने के लिए प्रोटेक्टिव लेयर, जो मैग्नीशियम के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है। क्योंकि अगर डायरेक्ट होगा तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, उसमें आग लग जाएगी। आग लगने पर उसका निष्कर्ष क्या निकल कर आएगा?
पाउडर बनेगा, व्हाइट पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, यानी जो लेयर है किसकी होती है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो उस पर लेयर है मैग्नीशियम के रिबन पर, उसे सैंड पेपर की सहायता से रब करके घिस करके हटाया जाता है। अब पढ़ते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के पहचान या गुण क्या होंगे। जैसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निष्कासन, गैस का निकलना। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फरिक एसिड, यानी जिंक और डाइल्यूट सल्फरिक एसिड, ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट में कि डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है। यानी डाइल्यूट का मतलब हुआ जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है, यहाँ पर डाइल्यूट की बात है। तो डाइल्यूट सल्फरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी जब हम ऐसे समझिए इस पर कि जिंक को, यानी जिंक को डाइल्यूट सल्फरिक एसिड के साथ, ठीक है, हम रिएक्शन कराते तो ये केमिकल बनता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है, या कह सकते हैं रिलीज हो जाती है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस की स्थिति बताई गई है कैरेक्टर के लिए, पहचान के लिए। दूसरा है बेटा चेंज इन कलर, यानी जब प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट के रिएक्शन से तो चेंज इन कलर। जैसे द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड, किसके बीच में, सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट, यानी पोटेशियम परमैंगनेट जो किस कौन से कलर का बेटा, बैंगनी रंग का, यानी पर्पल कलर का है, उनके बीच में जब रिएक्शन कराई जाती है तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कलर उसका। कैसा हो जाता है पता है, जो पर्पल है वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कैसा हो जाएगा, कलरलेस। दोबारा सुन लीजिए कि पोटेशियम परमैंगनेट जिसका कलर पर्पल है, जब सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो कैसा हो जाता है, कलरलेस। नेक्स्ट आगे है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइज पोटेशियम डाइक्लोराइड। तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड के सॉल्यूशन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जो ऑरेंज कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में। सॉरी, जो मैं दूसरा कलर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ, यानी ऑरेंज कलर जो है, ऑरेंज कलर किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में। तो ये कहला रहा है चेंज इन कलर। नेक्स्ट अब आता है बेटा चेंज इन स्टेट, यानी क्या पढ़ेंगे बेटा हम, चेंज इन स्टेट, यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था जानते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस। तो द कंजप्शन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, जो मोमबत्ती का क्या होता है, मोम होता है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। सुनिए, मोम बिकॉज वैक्स इज सॉलिड, मोम सॉलिड होता है। अब जब वो जलता है तो वाटर फॉर्म्ड बाय द कंजप्शन ऑफ वैक्स, कंजप्शन माने उसका जलना, पिघलना, तो वो पिघलता है तो पानी भी साथ साथ, तो फिर किस में आ जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में, और जैस रूम टेम्परेचर के आधार पर। और वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द कंजप्शन, यानी उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीनों चीज होगी, सॉलिड लिक्विड गैस। तो देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस, देयर आर some chemical reactions which can show more than one character, यानी रिएक्शन को पहचानने के लिए एक नहीं एक से अधिक गुण होते हैं। पहला पढ़ा हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें हाइड्रोजन गैस पास हुई। दूसरा पढ़ा चेंज इन कलर, यानी पर्पल कलर हमारा कलरलेस हो गया। तीसरा पढ़ा हमने चेंज इन स्टेट, यानी मोमबत्ती सॉलिड थी, लिक्विड हुई, लिक्विड में की स्थिति में वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की, ठंडे होने पर फिर वो सॉलिड में चली जाएगी। तो ये चीजें समझाना चाह रहा है वो। नेक्स्ट है बेटा, यानी अभी हमने 3-4 चीजों को समझ लिया। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन टेम्परेचर। ये तो आप जानते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर तो होगा, केमिकल रिएक्शन होगी तो।
इसमें क्या है बेटा कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लिक्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, आपको मैं इसके शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे सफेदी देखी हुई घरों में, उसको पानी में डालेंगे तो बबल्स निकलेंगे, और जिसमें डालेंगे वो पूरा वेसल बर्तन गर्म हो जाएगा। विच इज ए राइज इन टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर बढ़ता है। तो केमिकल रिएक्शन जिंक ग्रेन्यूल्स या जिंक के टुकड़े और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड, उसे भी पहचाना जाता है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव से। किससे पहचाना जाता है? तापमान में बदलाव से। समझ में आया? अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। इसमें क्या होगा बेटा कि कलर भी चेंज होगा, मैं आपको बता देता हूँ। कलर भी चेंज होगा और साथ साथ उसकी जो स्टेट है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, क्या बोला है उसने, मैं यहाँ शॉर्ट में देख देता हूँ। बेरियम क्लोराइड और क्या है बेटा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, ये हमारे रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट हमेशा किस में होते हैं बेटा? राइट साइड में, और प्रोडक्ट हमेशा कौन सी साइड में होता है? लेफ्ट साइड में। वैसे हम आगे बात करेंगे। तो इनके बीच में जैसे ही रिएक्शन हुआ तो देखिए बेरियम ने सल्फेट से रिएक्शन किया तो बना बेरियम सल्फेट। ठीक है बेटा। अब बेरियम सल्फेट कैसा है, कलर का है पता है आपको? व्हाइट कलर का बनेगा, इसलिए मैं व्हाइट कलर यूज किया है। अब बचा क्या हमारे पास? H2 और Cl2, तो आगे 2 लिख करके हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2HCl। ये हमारा हुआ रिएक्शन पर्सिपिटेशन का। अभी कब समझ में आएगा इसको अलग से पढ़ेंगे वैसे हम, तो फिलहाल हम शुरुआत ही की है, ये मान लीजिए। अगला है केमिकल इक्वेशन। पहले आपको यहां तक समझने की बात को रिवीजन कर देते हैं। हमने पढ़ा बेटा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेते हैं केमिकल वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट ने भाग लिया उनके रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट में नया कंपाउंड बनता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। उसके बाद हमने कैरेक्टर की बात की, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके बाद इवोल्यूशन गैस के अलावा हमने पढ़ा चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, ठीक है, पर्सिपिटेशन का बनना, और चेंज इन टेम्परेचर, है ना, और चेंज इन स्टेट। इन चीजों को पढ़ा। अब बात आती है कि रिएक्शन पढ़ लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया, अब आती है इक्वेशन की बात। तो सुनिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करने का तरीका किसके यूज करके? सिंबल्स। किसका यूज करके? सिंबल्स का यूज करके और फॉर्मूलों का यूज करके जो सब्सटेंस को दर्शाए जाते हैं वही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन क्या होगा बेटा? यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग एरो, सिंबल and formula of substance. For example, A and B, C plus D. सपोज कीजिए कंपाउंड बनाना है, ये प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट। नहीं तो आपको ये कंफ्यूज करेगा, इसलिए समझ लीजिए A प्लस बी ने रिएक्शन किया, यहां पर बन गया AB। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं। इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में मैं ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। AB आर रिएक्टेंट, बताया था राइट साइड में होता है ए बी आर रिएक्टेंट एंड सी डी आर प्रोडक्ट्स। ये क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स हैं बेटा। द एरो शोज यानी एरो दर्शाता है, जो ये एरो दिया गया है ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन इसका इससे हुआ है तो ये बना है, यानी डायरेक्शन दर्शाता है। ठीक है, क्या दर्शाता है बेटा? डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किसकी? केमिकल रिएक्शन की। इफ यदि एनी कोई भी इज रिटन जनरली अबव द एरो, यानी यदि कोई चीज एरो के ऊपर लिखी जाती है, यानी इस जगह पर, ठीक है, यानी कोई भी चीज हम स्थिति ऊपर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि भैया हीट, ठीक है, हीट लिख दिया, या भैया कर दिया इलेक्ट्रिसिटी, ये लिख दिया,
ये चीज समझा रहा है वो। अब आता है कि इक्वेशन कैसी होती है बेटा, दो प्रकार की, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। बोथ का मतलब दोनों तरफ। दोबारा सुन लीजिए, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम यानी एटम की संख्या जो है हर एलिमेंट की दोनों तरफ, इस तरफ रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ कैसी होगी, इक्वल होगी। तो वो कैसी कहलाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दोबारा सुन लीजिए, यानी ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। अब इसको मैं इजी परिभाषा में कर देता हूं, वैसे तो ये सही है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होगी इन विच नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल ऑन बोथ साइड, इट मीन्स रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में नंबर ऑफ जिंक, जैसे इसकी बता रहा है कि देखिए, अब मैं इसको पूरे को पढ़ने की वजह से शॉर्ट में कर देता। जिंक के, हाइड्रोजन के और सल्फेट के अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम इक्वल है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है तो यहाँ पर 2, या ऑक्सीजन के 4 है यहाँ पर 4, या सल्फर का 1 है तो यहाँ पर भी 1, या जिंक का 1 है तो यहाँ पर भी 1। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे होने चाहिए, बोथ साइड इक्वल होने चाहिए। इन दिस इक्वेशन, ये तो यहां तक बता दिया मैंने आपको। अब आता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। यानी जो आपने 9th में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें क्या था कि मास को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही यानी ना तो निर्माण किया जा सकता, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, टू ओबे दिस लॉ, इस नियम का पालन करते हुए, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। यहां पर हमने नंबर ऑफ एटम की बात की, उसके अलावा ये कह रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दैट्स व्हाई द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास हमेशा कैसा होना चाहिए, इक्वल। नंबर ऑफ एटम भी इक्वल होने चाहिए और क्या इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा, और इसी आशा के साथ आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। केमिस्ट्री का आपका पार्ट 1 है ये, और इसी के साथ आप हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।